1802 के अंदर यंग्स ने एक्सपेरिमेंटली इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व किया और इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए जो सबसे नेसेसरी एलिमेंट होता है वो था हमारे पास कोहेरेंट सोर्स। और यंग्स ने कोहेरेंट सोर्स के लिए बेसिकली एक ही वेव फ्रंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये आप पास एक वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा था और उसके आगे स्क्रीन रख के स्क्रीन पे दो स्लिट यूज़ कर रहे हैं। तो दो स्लिट पे ये दोनों जो स्लिट है ये एक ही वेव फ्रंट के पार्ट हो जाएंगे। इस वजह से ये दोनों स्लिट के जितने भी सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे दे विल ऑक्सीलेट इन सेम फेज। इस तरीके से स्लिट जो है, स्लिट के सारे सेकेंडरी आपके पास वेवलेट्स दे विल एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस। तो यहाँ पे S1 और S2 दो आपके पास लाइन सोर्स एक्ट करेंगे और यहाँ से जो आपके पास वेव निकलेगी ये दोनों वेव S1 और S2 वाली ये आपस कोहेरेंट वेव्स हो जाएगी। ठीक है, हमेशा सेम फेज में रहेगी S1 और S2 पे, बराबर है। इस तरीके से यंग्स ने दो कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन किए विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, अब डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये कोहेरेंट सोर्स ऑब्जर्व अलग तरीके से किए और बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व किया। हमारे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से यंग्स वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डिटेल में अपन इसी एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस की। ये आप पास एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है एक स्क्रीन पे। मैं ले लेता हूँ इसे स्क्रीन नंबर A। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक स्लिट बना रखी है। तो स्लिट के सारे आपस जो सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे वो सेम फेज के अंदर ऑक्सीलेट करेंगे और ये जो आपस स्लिट है इट विल एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी और ये एक लाइन सोर्स होगा। तो यहाँ से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकलेंगे आगे की तरफ। इस तरीके से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकलेंगे आगे की तरफ हमारे पास और एकदम सिमेट्रिक पोजीशन पे नेक्स्ट जो स्क्रीन B है इस पे मैंने दो सोर्स बना रखे या फिर बोलूँ दो स्लिट बना रखे S1 और S2। तो अगेन ये जो S1 और S2 है एक ही वेव फ्रंट के दो पार्ट होंगे तो ये आपस दो न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह एक्ट करेंगे, बराबर है। और यहाँ से फिर से आगे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकलेंगे और ये जो स्क्रीन है इस पे S1 और S2 से वेव आएगी और अलग अलग जगह पे डिफरेंट पाथ डिफरेंस की वजह से अलग अलग इंटेंसिटी ऑब्जर्व होगी। कहीं पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, कहीं पे मिनिमम इंटेंसिटी होगी। तो इंटेंसिटी का एक पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व होगा जिसे आप बोलते हो इंटरफेरेंस पैटर्न। अभी हाल फिलहाल अपन यहाँ पे मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए मैं स्लिट की जगह पिन होल यूज़ कर रहा हूँ। क्या यूज़ कर रहा हूँ? पिन होल, यानी एक छोटा सा मैंने होल बनाया, पिन होल यूज़ कर रहा हूँ। तो ये सिलेंड्रिकल होने की बजाय ये पॉइंट सोर्स की वजह से स्पेरिकल वेव फ्रंट होंगे और सिमिलरली आगे वाले भी जो S1 और S2 है इनको मैं पिन होल ले रहा हूँ तो यहाँ पास पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेंगे और पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट निकलेंगे वो हमारे पास स्पेरिकल होंगे। तो बस मैथमेटिकली जल्दी समझ में आए इस वजह से मैं यहाँ पे पिन होल यूज़ कर रहा हूँ। पिन होल के हेल्प से इसके मैथमेटिकल एनालिसिस पे आते हैं। तो मान लेते हैं कि इस स्क्रीन पे कहीं भी मैं एक जनरल पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे ये लिया मैंने एक जनरल पॉइंट P। ठीक है, और ये जनरल पॉइंट P हमारे पास इस तरीके से जो दोनों स्क्रीन इसके मिड पॉइंट से किसी थीटा एंगल पे, बराबर है। और यहाँ से ये जो स्क्रीन का मिड पॉइंट है इसे मैं सेंटर C बोल देता हूँ। यहाँ से मैं डिस्टेंस देखता हूँ तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ रही है y ले लेता हूँ मैं इसे। तो y डिस्टेंस पे एक P पॉइंट है। तो इस P पॉइंट पे दोनों जो हमारे पास सोर्स है या जो पिन होल की फॉर्म में है वहाँ से वेव पहुँचेगी। एक वेव इस तरीके से पहुँचेगी S1 से और एक वेव S2 से पहुँच रही है। अब जो S1 और S2 है ये दोनों कोहेरेंट सोर्स सेम फेज में एकदम आइडेंटिकल लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्स है। स्टार्टिंग में S1 और S2 से आप ये मानिए कि वेव सेम फेज में और एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रही है। लेकिन P जो पोजीशन है ना उस पर पहुँचने के लिए दोनों को डिफरेंट पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है। इसको सपोज ये X1 पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है तो इसको X2। अब X1 और X2 डिफरेंट होने की वजह से P पे एक पाथ डिफरेंस आएगा डेल्टा X और इस पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस आएगा और यहाँ पे एक इंटेंसिटी आएगी। अब P की डिफरेंट लोकेशन के लिए पाथ डिफरेंट आ जाएगा।
तो फेज डिफरेंस भी डिफरेंट और इंटेंसिटी भी डिफरेंट रहेगी। तो इस तरीके से हमें एक पैटर्न मिलेगा। यहाँ पे जो हमारे पास दोनों सोर्स है इनके बीच की सेपरेशन स्मॉल डी ले रहा हूँ और सोर्स और स्क्रीन के बीच की सेपरेशन को कैपिटल डी ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे देखना है कि वहाँ पे कितना क्या आपके पास पाथ डिफरेंस रहेगा। अब पाथ डिफरेंस के मैथमेटिकल एनालिसिस पे आते हैं। तो पाथ डिफरेंस जो डेल्टा एक्स है उस डेल्टा एक्स को मैं लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, इसे लिख सकता हूँ मैं x1 माइनस x2, यानी कि जो वेव वन है वो ज़्यादा पाथ ट्रैवल करके जा रही है, यही बात है। और x1 की वैल्यू को आप थोड़ा सा देखो, x1 आप पास हाइपोटेनियस है, उसको मैं लिख सकता हूँ बेस इस ट्राइंगल का। यदि मैं एक ऐसा बनाऊँ, अब इधर से देखो, ये लो हमारे पास ये वाला बेस मान के चलूँ तो बेस कैपिटल डी। तो इस तरीके से मैं आप पास हाइपोटेनियस को लिख सकता हूँ कैपिटल डी का स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी बाई टू, ये परपेंडिकुलर तो उसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेनियस, और पूरे का अंडर रूट, तो ये आपका हाइपोटेनियस वैल्यू x1 आ गई। सिमिलरली आप x2 की वैल्यू चेक करना चाहो तो x2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, वही अगेन डी स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी बाई टू, इस पूरे का होल स्क्वायर। इस तरीके से पाथ डिफरेंस आएगा, ठीक है। आप देख लीजिए डायग्राम में पाथ डिफरेंस ऐसे ही आना चाहिए। अब मैं कुछ अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पे पाथ डिफरेंस को लिख रहा हूँ। यहाँ तक तो मैंने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया। अब अपन 1 बाय 1 अप्रोक्सीमेशन लेके देखते हैं कि पाथ डिफरेंस कितना रहेगा। मैं सबसे पहला जो अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ, पहला अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं कि मानते हैं सपोज ये जो स्मॉल डी है ये बहुत छोटी है कैपिटल डी के रिस्पेक्ट में, यानी कि जो स्मॉल डी है इट इज़ वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी। तब क्या होगा, देख लीजिए यहाँ डायग्राम में देखो, यदि कैपिटल डी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो ये जो x1 और x2 आएगा ये d के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा आएगा, ये d के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा आएगा, तो x1 और x2 ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगे। और यदि x1 और x2 ऑलमोस्ट पैरेलल आ रहे हैं, एक काम करते हैं, फिर मैं S2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ S1 पे, इस तरीके से ये सारे ऑलमोस्ट पैरेलल होंगे और ये सारे एंगल भी इक्वल आएंगे। ये वाला एंगल भी आपके पास थीटा हो जाएगा और ये वाला जो एंगल है ये भी थीटा हो जाएगा। ये कब होगा, जब आपके पास ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड हो, अदरवाइज ये सारे एंगल इक्वल नहीं होंगे। उस केस में इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ S1 डैश। तो आगे की आपके पास जो डिस्टेंस है वो दोनों की इक्वल आएगी, यानी कि जो आपके पास S1 से वेव्स आ रही है वो सिर्फ इतनी डिस्टेंस एडिशनल ट्रैवल कर रही है S1। तो ये लेंथ आपको मिल जाए तो यही आपके पास पाथ डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि आप पाथ डिफरेंस उस केस में डेल्टा एक्स दिस कैन बी रिटन एज S1 डैश, यही होगा। और थोड़ा सा डायग्राम में देखो भाई, ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, अगेन ये एंगल थीटा आ जाएगा। और इस ट्राइंगल से देखो ये डी है हाइपोटेनियस और हमें चाहिए आपके पास परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर लिख सकते हैं डी साइन थीटा। तो आप पास S1 डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी साइन थीटा। पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा के इक्वल आएगा इफ दिस अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड, अदरवाइज ये पाथ डिफरेंस लिखने की आज़ादी आपको बिल्कुल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यहाँ तक के पार्ट में कोई दिक्कत है तो बोलो भाई, बढ़िया है ना। अब एक और अप्रोक्सीमेशन लेते हैं अपन, ठीक है, फिर देखते हैं नज़ारा कैसा रहेगा। मैं एक और अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ और इस बार अप्रोक्सीमेशन इस तरीके से ले रहा हूँ कि हमारे पास जो y की वैल्यू है, सपोज दैट y इज़ वेरी वेरी लेस देन कैपिटल D, ये सिचुएशन आपको गिवन हो, तब क्या होगा। y देखो y कहाँ है, ये आप पास C से उस जनरल पॉइंट P की डिस्टेंस है। ये वैल्यू यदि आप पास D के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा छोटी हो तो मैं बोल सकता हूँ कि उस केस में ये जो एंगल थीटा रहेगा वो बहुत स्मॉल रहेगा। इस अप्रोक्सीमेशन का यही मीनिंग होगा कि हमारे पास जो थीटा है
इट इज़ वेरी स्मॉल, बोल सकता हूँ मैं थीटा बहुत ही ज़्यादा छोटा रहेगा। और थीटा यदि बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो आपके पास जो साइन थीटा है वो टेन थीटा के इक्वल लिख सकते हो, या आप उसे थीटा की इक्वल भी लिख सकते हो, ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाई रेडियस, या यहाँ पे देख लो टेन थीटा क्या आएगा। इस वाइट वाले ट्राइंगल से देखो, जो ट्राइंगल बन रहा है सी पी और मिड पॉइंट से, वहाँ से टेन थीटा लिखोगे वाई अपॉन कैपिटल डी, तो यहाँ से मैं टेन थीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ वाई अपॉन कैपिटल डी। ये जो मैंने टेन थीटा लिखा है ना, ये तभी वैलिड है जब मेरा ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड है सेकंड वाला, अदरवाइज ये सब लिखने की आज़ादी नहीं है। उस केस में हमारे पास आफ्टर टू अप्रोक्सीमेशन पाथ डिफरेंस कैन बी रिटन एज डी, और साइन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, वाई अपॉन कैपिटल डी, चलेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा पाथ डिफरेंस आफ्टर टू अप्रोक्सीमेशन। अब जो डिफरेंट सिचुएशन है पाथ डिफरेंस की, अपन कंडीशन पे बात करते हैं। ये आ गया हमारे पास पाथ डिफरेंस, ये दो अप्रोक्सीमेशन के बाद में जो हमारा पाथ डिफरेंस आ रहा है वो लिख रहा हूँ मैं। अब कहाँ मैक्सिमा होगा कहाँ मिनिमा होगा, ये जनरल पॉइंट पी का पाथ डिफरेंस है, तो मैक्सिमम मिनिमा वाले केस पे आ जाते हैं। हमें पता है दैट फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यदि कहीं पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो हमारा जो पाथ डिफरेंस है इट मस्ट बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ लेमडा, और यहाँ पे जो मैंने n लिखा है ना, इट इज़ बेसिकली बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। n हमारे पास एक इंटीजर नंबर होगा, 0 1 2 3 4, माइनस में भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो एक काम कर लेते हैं, पाथ डिफरेंस को लिख देते हैं। पाथ डिफरेंस को लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लेमडा। तो यहाँ मैं वाई की टर्म्स में यानी पोजीशन के टर्म्स में पाथ डिफरेंस ये कंडीशन लिख रहा हूँ मैक्सिमा की। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, एन टाइम्स लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये आ गया आपके पास पाथ ये पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। ये बेसिकली क्या आ रहा है, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा आ रहा है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। तो इक्वेशन 3 में ये हमारे पास आ रही है पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, या फिर बोलूँगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक ही बात है। ये मैक्सिमा जहाँ जहाँ होगा उस वो कंडीशन इस इक्वेशन से आएगी। यहाँ पे n आपको पता है। थोड़ी देर के लिए मैं ये जो आगे वाली टर्म्स है ना, ये पूरी तो कांस्टेंट है, इसको एक नया वेरिएबल दे देता हूँ बीटा। और यहाँ पे मैंने बीटा किसको बोला है, बीटा अपने बोला है लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये वैसे काफ़ी यूज़फुल रिजल्ट है, याद रखिएगा। आगे से याद रखने में दिक्कत हो तो आप ये मानिए बीटा होता है लेमडा डी अपॉन डी, बड़ा डी अपॉन छोटा डी। याद ऐसे रखेंगे, बड़े वाले लोग ऊपर रहते हैं तो बड़ा डी ऊपर छोटा डी नीचे। ये बस याद रखने का तरीका है बीटा की कैलकुलेशन। बीटा के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन एज ऑफ नो आप बोल सकते हो ये आपस है पोजीशन ऑफ मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वाई की इन वैल्यूज़ पे आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अपन बात कर लेते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ होगा, ठीक है। तो बात करें फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस पोजीशन पे होगा, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या होती है, जो हमारा पाथ डिफरेंस होता है इट मस्ट बी ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। तो ऐसे आप लिख सकते हो 2n+1 या 2n-1। मैं इसे 2n-1 से लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। आप +1 भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 2n+1 भी सही है, -1 भी सही है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो n की वैल्यू है ना, वो आप कहाँ से स्टार्ट करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सीक्वेंस आगे पीछे रहेगी, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे n अगेन आप पास इंटीजर नंबर होगा, बराबर है। तो ये पाथ डिफरेंस की कंडीशन आ गई। अब आप पास डेल्टा एक्स की वैल्यू तो पता है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जैसे आप डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करोगे वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी,
ये हमारे पास है 2n-1 λ/2। तो y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। y कितना आ रहा है 2n-1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d और ये वाला 2। और इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2n-1, इस पूरे को आपने बीटा बोला तो ये β/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये वो पोजीशन है जहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम होगी। ये आपके पास क्या है पोजीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या फिर आप बोलो मिनिमा। इन पोजीशन की y की इन पोजीशन पे आपके पास मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। बीटा क्या है ये आपको पता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको y की डिफरेंट पोजीशन पता लगी जहाँ पे मैक्सिमा यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी, मिनिमा यानी कि जहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी आपको ऑब्टेन होगी। और अब इनकी सीक्वेंस को अपन थोड़ा और अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। अब देखो n की वैल्यूज पुट करते हैं, आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे यदि मैं n की वैल्यू पुट करता हूँ 1 से स्टार्ट करता हूँ तो बीटा, ट्वाइस ऑफ बीटा, 3 बीटा, इस तरीके से इन वैल्यूज़ पे आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटीज आ रही है। वाई की ये जो डिफरेंट पोजीशन है ना, मैंने नेगेटिव वाली नहीं ली है। नेगेटिव वाली स्क्रीन पे वाई नेगेटिव आ जाएगा तो नीचे आ जाएगी स्क्रीन पे, और ये ऊपर की तरफ रहेगी। सिमिलरली मैं यहाँ भी यदि पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या वैल्यूज आएगी, वाई की वैल्यूज आएगी हमारे पास 1 पुट करो। 1 पुट करते ये वैल्यू आ रही है हमारे पास β/2। 2 पुट करने पे क्या आ रही है, 2 पुट करते आप पास आ रही है 3/2 बीटा। ठीक है, 3 पुट करो तो आ रही 5/2 बीटा। ठीक है, यानी 0.5 बीटा, 1.5 बीटा, 2.5 बीटा। इस तरीके से आप पास डिफरेंट पोजीशन आ रही है जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, या फिर बोलो मिनिमम इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। अब आप थोड़ा सा देखो, यहाँ पे आप n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो भी आप पास मैक्सिमा आएगा। तो 2 मैक्सिमा के बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में एक मिनिमा आ रहा है, या बोलूँ 2 मिनिमा के बिल्कुल बीच में एक मैक्सिमा आ रहा है। अब इसे स्क्रीन पे देखो और बढ़िया तरीके से पता लगेगा। ठीक है, मैं स्क्रीन बनाता हूँ, स्क्रीन पे देखो। ये इधर की तरफ हमारे कहीं स्क्रीन थी, ये हमारे पास स्क्रीन की पोजीशन। ठीक है, ये वो सेंटर वाली लाइन, और यहाँ का हमारे पास 2 सोर्स थे डिफरेंट, S2 और S1। और यहाँ से स्क्रीन के बीच की जो सेपरेशन थी इसे आप कैपिटल D बोल रहे थे, और दोनों सोर्स के बीच की सेपरेशन को स्मॉल d। ये वाली जो सेपरेशन थी ये हमारे पास स्मॉल d, ये नज़ारा था, और ये सेंटर पोजीशन। अब मैक्सिमा की पोजीशन देखो कहाँ आ रहा है, तो एक मैक्सिमा तो यहीं मिल रहा है, दूसरी ये कोई पोजीशन होगी बीटा जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। इसके बाद में आप ट्वाइस ऑफ बीटा, यहाँ पे भी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। फिर ऊपर की तरफ 3 बीटा, यहाँ भी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। सिमिलरली यदि आप नीचे भी नोटिस करोगे तो आप पास माइनस बीटा/2, सॉरी माइनस का बीटा, ये बीटा और माइनस का ट्वाइस ऑफ बीटा, और -3 बीटा। ये वो इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ बीटा। यहाँ पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटीज है। अब आप मिनिमम इंटेंसिटीज को देखो तो पहली वैल्यूज यहाँ मिल रही है आपके पास β/2, नेक्स्ट यहाँ मिल रही है 3 β/2, नेक्स्ट यहाँ मिल रही है 5 β/2। ये वो पोजीशन है जहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। सिमिलरली नीचे की तरफ देखो, आप इस इक्वेशन के अंदर n की वैल्यू को -1 पुट करो, या n की वैल्यू को 0 पुट करो। भाई n जैसे आप 0 पुट करोगे ना, ये प्लस पुट करने पे तो ये वैल्यूज आ रही है। 0 पुट करो कितना आ रहा है, जैसे आप n की वैल्यू 0 पुट करोगे -β/2 ये वाली पोजीशन होगी। और ये -1 पुट करो
तो ये आ जाएगा -3 बीटा बाई 2। इस तरीके से दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा आ रहा है, या फिर उल्टा बोल सकता हूँ दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा आ रहा है। इस तरीके से स्क्रीन पे एक पैटर्न ऑब्जर्व होगा। बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब ये जो आपके पास पोजीशन है ना, यहाँ पे देखो n की वैल्यू जैसे जैसे पुट करते हो ना मैक्सिमा के अंदर 1 पुट करते हो, ये आ रहा था ना y = n बीटा। पोजीशन ऑफ, ऐसा बोल सकते हो आगे से पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा। बस हमें इतना ध्यान रखना है, यहाँ वैल्यू n की जो भी पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो हम इसे बोल देंगे सेंट्रल मैक्सिमा, 1 पुट करोगे तो ये आपके पास फर्स्ट मैक्सिमा, ये हमारे पास रहेगा फर्स्ट मैक्सिमा। और ऊपर वाला ये हमारे पास सेकंड मैक्सिमा, और इससे ऊपर वाला थर्ड मैक्सिमम। सिमिलरली n की वैल्यू -p पुट करोगे नीचे की तरफ फर्स्ट मैक्सिमा आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो सेकंड मैक्सिमा आएगा। मिनिमम में थोड़ा सा नज़ारा अलग है। आप nth मिनिमा की बात करें तो वो आप पास आ रहा है 2n-1 बीटा बाई 2, ये आ रहा था। ये आपके पास आ रहा है पोजीशन ऑफ nth मिनिमा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे यदि आप 0 पुट करते हो तो -β/2, दैट इज आपस नीचे की तरफ फर्स्ट मिनिमा है, तो n और वो नंबर मैच नहीं करते इतना बढ़िया तरीके से। तो बेटर है कि आप ऐसा लिख सकते हो कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो ये वाली पोजीशन बता दो मिनिमा की, और ये बता दो आप n = मैं बोल देता हूँ 1 2 3 इस तरीके से। तो क्या है कि ये नंबर वैलिड तो ये उसके लिए भी है, लेकिन फिर आपस n1 पुट करने पे फर्स्ट ना आके, जैसे 0 पुट करने पे 0 नहीं आएगा ना, वो फर्स्ट मिनिमा आएगा नीचे की तरफ। तो बेटर हम इस इक्वेशन को एक और फॉर्मेट में लिख देता हूँ, y = 2n+1 β/2, और यहाँ पे n की वैल्यूज़ क्या लूँगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब आप देखो, अब -1 पुट करने पे नीचे की तरफ फर्स्ट मिनिमा आ जाएगा, वैल्यू पुट करके देख लो। जैसे आप -1 पुट करोगे -β/2 बन जाएगा, तो +2n+1 β/2, और यहाँ पे n की नेगेटिव वैल्यूज पुट करने पे nth पोजीशन ऑफ मिनिमा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ऊपर वाले से nth पोजीशन ऑफ मिनिमा इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अब ये वाला भी यूज़ कर लोगे, और दूसरा 2n+1 β/2। आप एक यूज़ करते हो तो भी कोई गलत तो नहीं है, लेकिन आप पास n की वैल्यू 2 पुट करने पे वो सेकंड नहीं आ पाएगा, जैसे ऊपर की तरफ तो आ जाएगा लेकिन नीचे वाला सेकंड नहीं आएगा, कुछ और आएगा, बस इतना सा डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पे मैं n की वैल्यू लूँगा 1 2 3 इस तरीके से, और यहाँ पे -1 -2 -3 इस तरीके से। तो ये nth पोजीशन ऑफ मिनिमा और ये nth पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। एक और चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए, दो मिनिमा के बीच की सेपरेशन या दो मैक्सिमा के बीच की सेपरेशन ये फिक्स है, लेकिन फिक्स मैं तभी बोल पाऊँगा जब ये जो मैंने रिजल्ट निकाला वो रिजल्ट वैलिड होगा। और ये सारे रिजल्ट कब वैलिड है, आफ्टर 2 अप्रोक्सीमेशन। यदि दोनों अप्रोक्सीमेशन सही है, उसी केस में दो मिनिमा के बीच की सेपरेशन या बोलूँ दो मैक्सिमा के बीच की सेपरेशन फिक्स रहेगी, और वो सेपरेशन बीटा के इक्वल होगी। बराबर है। अब थोड़ा सा इसे इंटेंसिटी से और समझने की कोशिश करते हैं। एक काम करता हूँ, ये जो अलग अलग पोजीशन है इसको मैं ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करता हूँ। तो ये मैं एक एक्सिस ले लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास पोजीशन हो जाएगी, और ये वाली जो एक्सिस है इस पर मैं ले लेता हूँ इंटेंसिटी। इधर की तरफ ले रहा हूँ, इंटेंसिटी आई, और ये हमारे पास पोजीशन वाली लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये लाइन आपस पोजीशन वाली और ये इंटेंसिटी वाली। तो सी पोजीशन पे यदि मान के चल रहा हूँ कि दोनों सोर्स एकदम आइडेंटिकल है। ठीक है, देखो फेज वाइज तो आइडेंटिकल है ही है। एक और चीज़ ले लेता हूँ, यदि दोनों की साइज इक्वल है तो दोनों से निकलने वाली जो वेव है उनका एम्पलीट्यूड इक्वल होगा और इंटेंसिटी भी इक्वल होगी। तो फिर इक्वल इंटेंसिटी के केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव के टाइम पे कितनी आती है, वो आती है हमारे पास 4 टाइम्स किसी एक की वैल्यू। तो ये आपस मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाएगी 4 टाइम्स आई। यदि एक की आई नॉट माना तो 4 टाइम्स आई नॉट।
और यहाँ पे इंटेंसिटी वो कम होकर कितनी हो जाएगी, 0। कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है ना, तो इस तरीके से इंटेंसिटी कम होकर 0 हो जाएगी और दोबारा से आगे इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी। ये वो पीक इंटेंसिटी वाली बात है जहाँ पे ये 4I वाली लाइन बना रहा हूँ मैं इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो इंटेंसिटी दोबारा से यहाँ पे 4I हो जाएगी फर्स्ट मैक्सिमा पे, तो इंटेंसिटी बढ़ते बढ़ते 4I मैक्सिमा और वापस यहाँ इंटेंसिटी कम होकर कितनी हो जाएगी, 0। ये मैं केस लेके चल रहा हूँ जहाँ पे हमारे पास दोनों सोर्स आइडेंटिकल है, यानी कि दोनों से इक्वल इंटेंसिटी वाली बात हो रही है। अदरवाइज मैक्सिमम 4I0 नहीं होगी और मिनिमम 0 भी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इंटेंसिटी आपके पास वेरी करती रहेगी, बराबर है। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी देख लो, यही नज़ारा देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से इंटेंसिटी हमारे पास वेरिएबल रहेगी। तो इंटेंसिटी यहाँ पे वेरिएबल आ रही ना, जो रिपीटेशन शुरू होता है इंटेंसिटी का, उतनी लेंथ को अपन बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं, 1 फ्रिंज, और वो जो विड्थ आ जाएगी उसे बोलेंगे फ्रिंज विड्थ। तो ये जो है ना, जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक की लेता हूँ, सेपरेशन बिटवीन 2 सक्सेसिव मिनिमा, ये वाली, इसे हम बोल देंगे फ्रिंज विड्थ बीटा। क्या बोलेंगे, फ्रिंज विड्थ बीटा। जो हम बीटा बोल रहे थे अब तक डिफाइन हो रहा था, वो बेसिकली फ्रिंज विड्थ है। ज़रूरी नहीं आप 2 मिनिमा के बीच की लो, आप इवन 2 मैक्सिमा के बीच की भी सेपरेशन ले लो, ठीक है। यानी कि जहाँ पे इंटेंसिटी का रिपीटेशन शुरू हो जाएगा वो भी आपस उतनी लेंथ आएगी। तो आप फ्रिंज विड्थ को डिफाइन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ क्या हो गई, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 मैक्सिमा ऑफ सक्सेसिव ऑर्डर ऑन वन साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, या फिर आप इसे ये भी बोल सकते हो दैट इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव मिनिमा, 2 मिनिमा के बीच की सेपरेशन या फिर मैक्सिमा के बीच की सेपरेशन। और मैथमेटिकली ये कितना आता है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। याद कैसे रखोगे, लैम्डा डी अपॉन डी, जहाँ पे ऊपर बड़ा डी रहता है, ठीक है, इस तरीके से याद रखोगे। अब थोड़ा सा यहाँ देख लो, ये डिपेंड किस पे करेगा। तो फ्रिंज विड्थ ये जो है ना, इट डिपेंड्स ऑन, फॉर्मूला में देख के बताओ किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन। तो ये वेवलेंथ लैम्डा पे डिपेंड करेगा, वेवलेंथ लैम्डा पे डिपेंड करेगा। और आपको शायद पता हो ना हो, जो वेवलेंथ होती है ना, ये अपने आप में मीडियम पे डिपेंड करती है। वेव की स्पीड और वेवलेंथ ये मीडियम पे डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी डिपेंड नहीं करती। तो कहीं ना कहीं जो फ्रिंज विड्थ रहेगी वो एक्सपेरिमेंट कहाँ हो रहा है उस मीडियम पे भी डिपेंड करेगी। और दूसरा पास रेशियो ऑफ ये जो डिस्टेंस आ रहा है स्मॉल डी और कैपिटल डी, उनके रेशियो पे डिपेंड करेगा। दूसरा पास रेशियो ऑफ कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यदि कैपिटल डी और स्मॉल डी का रेशियो चेंज नहीं हो रहा है तो चेंज नहीं होगा। किसी एक क्वांटिटी को आप बढ़ा, जैसे कैपिटल डी को बढ़ा दोगे तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। स्मॉल डी की वैल्यू को आप बढ़ा रहे हो, कैपिटल डी उतना ही रख रहे हो, तो फ्रिंज विड्थ छोटी हो जाएगी। इस तरीके से फ्रिंज विड्थ वेरिएबल रहेगी, इन पे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा। वैसे नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा आप एक बार कैलकुलेट कर चुके हो, वाईडीसी में नहीं किया था, लेकिन आपको पता है किस तरीके से आते हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल यदि अपन इक्वेशन को देखें तो मैक्सिमा कहाँ का बन रहेगा, तो मैक्सिमा की जो कंडीशन आ रही है वो इस तरीके से आ रही है, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा। तो ये इक्वेशन ये सजेस्ट करिए आप n की वैल्यू पुट करते जाइए, 0 1 2 3 4, वैसे वैसे आपको मैक्सिमा की वैल्यू मिलती रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग तो आप n की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो क्या इन्फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा आएंगे, नहीं, क्यों, जैसे आप n की लार्ज वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे जो y है ना, ये जो आपका सेकेंड अप्रोक्सीमेशन था दैट y इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन कैपिटल D, ये वाली जो आपस कंडीशन है ये वॉयलेट हो जाएगी फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ D, सो लार्ज वैल्यू ऑफ y। तो इस इक्वेशन से हम नहीं पता कर सकते, या फिर बोलूँ ये वाली इक्वेशन वैलिड ही नहीं है जब n की वैल्यू बहुत बड़ी हो, इस तरीके से कि हमारे पास y अब कैपिटल D से बड़ा होने लग जाए या उसके कंपेरेबल भी होने लग जाए। तो फिर मैक्सिमा कैसे, नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इससे पहले वाली सिचुएशन देखो, इससे पहले
फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के बाद हमने बोला था कि पाथ डिफरेंस कितना रहता है, डी साइन थीटा। इस कंडीशन में हमारे लिए y के ऊपर कोई कंडीशन नहीं थी, y चाहे कम हो या ज़्यादा हो, ये इक्वेशन हमेशा वैलिड रहेगी। इक्वेशन नंबर 1 ये थी। तो अपन इस इक्वेशन पे दोबारा आ जाते हैं भाई। इस इक्वेशन पे आते हैं तो आपके पास ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, नंबर ऑफ मैक्सिमा की यदि मैं जाता हूँ तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, एन लेमडा। तो एन लेमडा आता है डी साइन थीटा की इक्वल। तो आप पास एन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा डी साइन थीटा डिवाइड बाई लेमडा। यही नज़र आ रहा है। अब आपके पास यदि मैं एन की मैक्सिमम वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है तो आप सबसे ऊपर चले जाओ भाई। तो आप बहुत ऊपर चले जाओगे तो थीटा कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 90 हो जाएगा। थीटा 90 कहाँ होगा, जब वाई हमारे पास इन्फाइनाइट चला जाएगा तब जाके थीटा 90 होगा। तो वही लास्ट आपके पास मैक्सिमा होगा। तो यहाँ से उस केस में ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा डी अपॉन लेमडा। लेकिन हमें पता है कि एन हमारे पास सिर्फ इंटीजर वैल्यू हो सकती है। तो ये काम करते हैं, हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इतने आपके पास नंबर ऑफ मैक्सिमा आ जाएंगे ऊपर की तरफ, हाँ या ना। यदि मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा की, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा, तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने होंगे, तो आप बोलोगे ऊपर कितना आ रहा है मैक्सिमा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ डी अपॉन लेमडा। तो इतने ही नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 2 और एक सेंट्रल पोजीशन पे भी बनेगा तो +1। तो ये आपके पास आ गए नंबर ऑफ मैक्सिमा। सिमिलरली यदि नंबर ऑफ मिनिमा की बात की जाए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मिनिमा, तो मिनिमा के अंदर आपके पास लिख सकते हो डी अपॉन लेमडा +1। +1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो 0.5 बीटा पे ही आपस पहला मिनिमा आ जाता है, ना कि बीटा पे। और ऊपर नीचे दोनों जगह होते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 2। 1 ऐड करने की ज़रूरत नहीं, सेंट्रल पोजीशन पे मैक्सिमम बनेगा, मिनिमा नहीं बनेगा। तो ये आप पास आ गए टोटल नंबर ऑफ मिनिमा। तो इन इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा और टोटल नंबर ऑफ मिनिमम। ये जो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ डी अपॉन लेमडा है, ये आप पास है मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम, कि मैक्सिमम कौन से ऑर्डर तक जा सकता है, थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमम, फाइनली कितने ऑर्डर तक जा सकता है, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। ठीक है। तो और टोटल निकालेंगे तो इन फॉर्मूले से निकाल देंगे मैक्सिमा और टोटल नंबर ऑफ मिनिमा। ठीक है, यहाँ तक के पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। वैसे कुछ ऐसे ही फॉर्मूले अपन ने, यही वो फॉर्मूले यूज़ किए थे जब आपने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था लेक्चर 2 के अंदर, याद आ रहा है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम। मैंने कहा था जो सर्कल बनेगा सर्कल का ऊपर वाले हिस्से में, तो वो यही वो फॉर्मूले थे। और सिचुएशन भी तो वैसी ही थी। देखो आप, अब वाई डी सी की सिचुएशन देखो भाई, यहाँ पे ये दोनों सोर्स है, पॉइंट सोर्स, और इस लाइन पे आप चाहिए तो आप सर्कल बनाओगे तो उस सर्कल पे इधर वाले आधे सर्कल पे जो बनेंगे, ठीक है, यानी इस तरीके से हमारे ये दो सोर्स है और ये जो आपका सर्कल बनेगा आधा, इस सर्कल पे जितने मैक्सिमम और जितने मिनिमम बनेंगे वही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है ना। YDAC के अंदर फ्रिंजेस का शेप कैसा होगा उस पर बात करते हैं। वैसे YDAC के अंदर यंग्स डबल स्लिट में अपन स्लिट की बजाय पिन होल लेके अपन ने सॉल्व किया है, तो अपन पिन होल्स के केस में ही फ्रिंजेस के शेप की बात कर पाएंगे। ठीक है, और ऐसे बात करते कोई एक जनरल पॉइंट P ले लेते हैं। तो P पॉइंट पे सपोज दोनों से एक वेव पहुंच रही है, डिफरेंट पाथ ट्रेवल करके x1 और x2, इस वजह से एक पाथ डिफरेंस आएगा डेल्टा x, और आप पाथ डिफरेंस को लिख सकते हो S1P माइनस S2P, यही पाथ डिफरेंस है। और ये पाथ डिफरेंस की वजह से एक फेज डिफरेंस होगा और यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी आएगी। अब यदि पाथ डिफरेंस कांस्टेंट हो, इस तरीके से मैं लोकेशन ले रहा हूँ, तो इन सारी जगह पे आपके पास एक जैसी इंटेंसिटी रहेगी और वो आपके पास एक फ्रिंज बनेगी। ठीक है, यानी वही आपके पास फ्रिंज। तो हम देखेंगे फ्रिंज का पैटर्न कैसा होगा, तो वो डिपेंड करेगा आपके पास लोकस। तो हम इस तरीके से एक लोकस लेंगे P पॉइंट का, जहाँ पे
पाथ डिफरेंस कांस्टेंट हो। अब आपके पास दो डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट, ये तो आपके पास आता है हाइपरबोला में, हाइपरबोला में आता है। और यहाँ पे ये जो S1 और S2 है, दिस विल एक्ट एज ए फोकाई। ठीक है, ये आपके पास एक हाइपरबोला होगा जहाँ पे S1 और S2 दो फोकस होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कुछ डायग्राम कैसा बनना चाहिए। यदि मैं यही चेक करना चाहूँ तो हाइपरबोला कुछ ऐसा बनना चाहिए, इस तरीके से, इस तरीके से कुछ हाइपरबोला बनेंगे। ये हाइपरबोला बनेगी, इधर वाले डायरेक्शन को मैंने x माना है, इधर वाले डायरेक्शन को y मान रहा हूँ, तब ग्राफ होगा। ठीक है, मैं डायग्राम को दोबारा यहाँ एक्सिस के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। सपोज ये वाला डायरेक्शन मैं ले रहा हूँ आपके पास y डायरेक्शन, और ये वाली x डायरेक्शन। इसके अकॉर्डिंग यदि मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो आपके पास हाइपरबोला बनने चाहिए इस तरीके से, तो ऐसा हाइपरबोला बनेंगे। अब यदि यहाँ पे देखते हो तो आपके पास स्क्रीन कुछ यहाँ पे, तो ये आपके पास z एक्सिस, मैं दूसरे कलर में बता देता हूँ, ये आपके पास z कलर, z एक्सिस जो मैंने पिंक कलर में दिखाई है। अब जो हमारे पास स्क्रीन है वो बेसिकली YZ प्लेन में है। स्क्रीन कहाँ है? YZ प्लेन में। और YZ प्लेन में आप फ्रिंजेस का पैटर्न देखोगे जो कि नॉर्मल केस है। ठीक है, तो YZ प्लेन के अंदर फ्रिंजेस का पैटर्न कुछ ऐसा दिखेगा। आप देखो, इधर की तरफ हमारे पास, मैं Y ले लेता हूँ, इधर की तरफ Z, तो वहाँ भी आपके पास पैटर्न कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। हाइपरबोलिक पैटर्न होगा इस तरीके का, ये आपके पास फ्रिंजेस का पैटर्न होगा। अच्छा, यदि आप स्क्रीन को यहाँ कहीं लेके आते हो, आप समझ रहे हो, स्क्रीन को इधर कहीं दिखाता हूँ मैं, नीचे की तरफ आपके पास XZ प्लेन में दिखा रहा हूँ। अब स्क्रीन समझ पा रहे हो, यहाँ कहीं दिखा रहा हूँ, ये आपके पास एक एक्सेस ये और ये की, ऐसे प्लेन दिखा रहा हूँ। इस प्लेन के अंदर आप देखोगे तो यहाँ से यदि मैं ड्रॉ करने चाहूँगा, देखो यहाँ मैंने एक जनरल पॉइंट P लिया है, ये P पॉइंट लिया है, तो ये आपके पास एक का पाथ हो गया, ये दूसरे का पाथ हो गया। अब यदि मैं यहाँ पे एक सर्कल मानते हुए यदि ड्रॉ करूँगा इनको इस तरीके से, एक सर्कल की फॉर्म यदि मैं ड्रॉ करूँगा तो हमारे पास ये आएंगे, यानी पाथ डिफरेंस चेंज नहीं होगा। तो यदि आप XZ प्लेन में बनाना चाहोगे, यानी कि आपने XZ प्लेन के अंदर फ्रिंजेस का पैटर्न ऑब्जर्व करना चाहोगे, तो आपको फ्रिंजेस का पैटर्न कैसा मिलेगा? सर्कुलर मिलेगा। XZ के अंदर चेक करना चाहोगे तो आपके पास सर्कुलर फ्रिंजेस मिलेगी। ये आपके पास पैटर्न होगा फ्रिंजेस का, बराबर है। तो यदि हमारे पास प्लेन, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है? Y एक्सिस है ना। Y एक्सिस यदि हमारे पास किसी प्लेन के लिए परपेंडिकुलर का काम कर रही है, जो हमारे पास XY प्लेन है, तो वहाँ पे सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगी। उसके अलावा आप कोई सा भी स्क्रीन ले लो, चाहे मैं YZ ले रहा हूँ, ठीक है, या XY ले रहा हूँ प्लेन, उन सब के अंदर हाइपरबोलिक फॉर्म में फ्रिंजेस बनेगी। बढ़िया है।